हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम स्विफ्ट में डिस्कस करेंगे जो इन फ्यूचर iOS डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करेगा। आज से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो स्विफ्ट एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। विच मीन व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस क्या हैं, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड होता है या कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होता है, ऑल्दो वो प्रेजेंटेशन स्लाइड हो या कोड हो, वो तमाम मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से गूगल पर सर्च करके आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके अपनी लोकल मशीन पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त आसानी से सीख सकें। तो इस वक्त मैं डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद हूँ और डॉक्यूमेंटेशन पर हम स्ट्रक्चर और क्लासेस के इस एरिया पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। तो ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें हमारी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो एक ऑब्जेक्ट पर बेस करती है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, जितने इंस्टेंस हैं हमारे लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो तमाम कोई ना कोई फीचर्स रखते हैं। तो इसी तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर मल्टीपल्स फंक्शंस को, क्लास को एक ऑब्जेक्ट से बिहेव करवाते हैं और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इंस्टेंस होते हैं, उसमें अपनी लॉजिक को बिल्ड करके प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे होते हैं या लॉजिक बना रहे होते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर हम सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक क्लास क्रिएट करें जो कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करेगा, उसके अंदर उसके फंक्शन, उसके फीचर्स को बिहेव करवाएं। तो क्लास क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन पर आप जब पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो हम ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। क्लास को अगर हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल डेफिनेशन पर समझें तो ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट टेम्पलेट है जिसके अंदर हम अपने लॉजिक को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो क्लास जब तक हम नहीं बनाएंगे तो हम उसके अंदर इनिशियलाइजेशन अपने ऑब्जेक्ट की नहीं कर सकते, उसके हवाले से फीचर्स नहीं बता सकते। तो ये एक ब्लूप्रिंट इंस्टेंस है जो कि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर हम अपने टेम्पलेट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो कोडिंग के लिए हम चाहें तो इस वक्त ऑफलाइन एक्सकोड पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि फ़र्स्ट मैं इसे ऑनलाइन ID यानी REPL.IT पे परफॉर्म करूं और उसके बाद उसी कोड को हम अपने ऑफलाइन एक्सकोड पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी कि हम एक क्लास बनाते किस तरह से। स्विफ्ट के अंदर क्लास बनाने के लिए आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो भी एक मीनिंगफुल नाम होता है लिटरल का, वो आप इसका नाम रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल नाम के लिए एक टेम्परेचर के नाम से एक क्लास बनाई और उसके बाद उसकी बॉडी बना दी। बॉडी बनाने के बाद हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं वार कीवर्ड के साथ, और इस वक्त मैंने इस वेरिएबल को टेम्प से डिफ़ाइन किया और मैंने इसका डेटा टाइप यहाँ पर डबल डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने का है कि ये क्लास के अंदर एक जो डबल टेम्प्ट वेरिएबल है हमारा, ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये किसी मेथड या फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, ऑल्दो ये इनसाइड ऑफ द क्लास ज़रूर है। अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ऑल्दो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल चेंज है। नॉर्मली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप इंस्टेंस बनाया करते थे कंस्ट्रक्टर का या अपनी क्लास का, तो आप उसी क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया करते थे विदाउट एनी रिटर्न टाइप। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंस बनाने का तरीका इनिट कीवर्ड है। उसके बाद आप उसके पैरामीटर की अगर ज़रूरत है तो आप वो बताओगे और उसके बाद उसकी बॉडी बन जाएगी। तो इस वक्त मैं यहाँ पर कोई भी पैरामीटर इस्तेमाल नहीं कर रहा इंस्टेंस के लिए, बल्कि अपने वेरिएबल टेम्प को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ जो कि डबल के साथ है, लाइक दिस। और उसके बाद मैं अपने इस क्लास की बॉडी से बाहर आ जाता हूँ। तो क्लास बना ली, उसके अंदर मैंने अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेगा, और अभी हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के बजाय अलग से हमने यहीं पर ही उस ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया है। लिहाजा अब इंस्टेंस बनाना है हमें आउटसाइड ऑफ द क्लास। यहाँ पर आने के बाद हम वार या लेट के साथ डिफाइन कर सकते हैं। मैंने टी के नाम से इसका इंस्टेंस क्रिएट किया टेम्परेचर क्लास का, और उसके बाद
हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट करवाना है मुझे टी के ज़रिए से, तो आप लिखोगे टी डॉट टेम्प्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास के अंदर टेम्प्ट वेरिएबल था आप उसको डायरेक्टली इंस्टेंस बनाने के बाद प्रिंट करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया द डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर ऑफ सिटी। उसके बाद मुझे इसे प्रिंट करवाना है, लिहाजा / स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी एज लाइक दिस। तो हमने ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद प्रोग्राम रन करते हैं एंड हियर इट इज़ द डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर ऑफ द सिटी इज़ 32। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पर टेम्प्ट की आ रही है वो इस इंस्टेंस के ज़रिए से आ रही है। तो होपफुली आपको पहली एग्जांपल से बात क्लियर होगी कि हम क्लास अपना ब्लूप्रिंट टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया गया और उसे कैसे कॉल किया गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पर हम ना सिर्फ कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करेंगे बल्कि साथ ही साथ एक फंक्शन भी क्रिएट करके देखेंगे ताकि मज़ीद मीनिंगफुल वे से हमें ये चीज़ें समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं एम्प्लॉय रखता हूँ, और इस एम्प्लॉय को हम सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल सैलरी से डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने एक सैलरी वेरिएबल बनाया इंटीजर डेटा टाइप का, और उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए इनिट, अब मैं कंस्ट्रक्टर क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए डिफ़ाइन किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर एक सैलरी इंटीजर डेटा टाइप डिफ़ाइन किया एज लाइक अबव, और उसके बाद हम यहाँ पर जिस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखा करते थे दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर दिस की जगह सेल्फ लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू दिस सैलरी, विच मीन ये वाला जो सैलरी है अबव वो इसके बराबर आ गया। उसके बाद मैं इसके बॉडी से बाहर आता हूँ और अब मैं अपने इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो मैंने फ़ंक्शन लिखा, उसके बाद मैंने लिखा सैलरी EMP के नाम से एक मेथड बनाया, और इसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया दी सैलरी ऑफ मैनेजर इज़ / और उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर सैलरी लिख सकते हैं, और उसके बाद मैं अपने इस क्लास के बॉडी से बाहर आ गया एज लाइक दिस। तो अगर आप बगौर देखें तो इस वक्त हमारी क्लास के अंदर एक ही वेरिएबल है और उसी को हमने अपने कंस्ट्रक्टर में यूज़ किया, और कंस्ट्रक्टर में यूज़ करने के बाद हम अपने फंक्शन के अंदर उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। लिहाजा अब जब मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने var कीवर्ड के साथ कैपिटल E का इस्तेमाल किया अपने एम्प्लॉय क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि प्रिंट करवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर ऑलरेडी सैलरी एम्प्लॉय मेथड के अंदर चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर नॉट टेम्परेचर इट्स एम्प्लॉय की इस क्लास के अंदर हमें एक वेरिएबल बताने की ज़रूरत होगी जो कि कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज होगी, तो मुझे सैलरी की ये वैल्यू यहाँ पर बतानी होगी। तो मैंने ये कह दिया कि 48,000 सैलरी की वैल्यू है, जो कि सैलरी EMP नामी मेथड या फंक्शन के ज़रिए से मैनेजर की सैलरी डिस्प्ले करेगा। लिहाजा मैंने लिखा E डॉट सैलरी EMP एंड लेट्स सी रन द प्रोग्राम एंड हियर इट इज़ द सैलरी ऑफ मैनेजर इज़ 48,000। तो इस तरह से हमने दूसरी एग्जाम्पल में ये देखा कि हम अपने कंस्ट्रक्टर को ग्लोबल वेरिएबल के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अनदर फंक्शन जो कि हमारी क्लास का पार्ट है हमारे ब्लूप्रिंट टेम्पलेट का, उसमें इस वैल्यू को किस तरह से इंस्टेंस में पास करने के बाद डिस्प्ले करवाया जा सकता है। तीसरी एग्जाम्पल देखेंगे, हमें क्लास, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होना शुरू होगा। तो इसके लिए मैंने एक क्लास बनाई और इसका नाम रखा मैंने कैलकुलेट, और उसके बाद इसकी बॉडी बनाई। इसमें 3 वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि 2 नंबर्स को ना सिर्फ सम करेगा बल्कि सब्ट्रैक्ट भी करेगा एक लेवल पे, एक मेथड पे। तो मैंने कहा a इज़ इंटीजर, इसी तरह से हमने b एंड c डिफाइन करना है, तो मैंने इसे कर दिया c एंड सिमिलरली दैट्स वन इज़ b। और
उसके बाद हम 3 वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं। अब हम अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो मुझे a और b दोनों की वैल्यू चाहिए और c में वो सेव होगी, लिहाजा init a कॉलन इंटीजर b कॉलन इंटीजर बॉडी सेल्फ डॉट a इक्वल टू a सेल्फ डॉट b इक्वल टू b एंड सिमिलरली c इक्वल टू a प्लस b। दैट्स इट। अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो फंक्शन हमारे सम की वैल्यू से एक वो वैल्यू माइनस करेगा जो मैं अपने मेथड पे बताऊंगा। लिहाजा इसके लिए मैंने एक मेथड क्रिएट किया फंक्शन टोटल के नाम से, और इस टोटल के अंदर मैंने कहा डबल सी जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप होगा और ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। कौन सी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो मैंने कहा कि जो भी सम की वैल्यू होगी, सम की वैल्यू किस में होगी, वेरिएबल सी में, उस सी में से वो डबल सी वैल्यू माइनस कर दो जो मैं इस मेथड में यहाँ पर डिफाइन करूँगा। ये हमारे टोटल फंक्शन की जिम्मेदारी है। इसके बाद एक फंक्शन बनाया मैंने जिसका नाम मैंने रखा रिजल्ट, और इस रिजल्ट की जिम्मेदारी ये है कि जो भी मैं सी की वैल्यू बताऊँगा उस रिस्पेक्ट से हमारा जो रिजल्ट है टोटल पर वो चीज़ यहाँ पर विजिबल हो जाए। कैसे, देखो मैंने कहा प्रिंट और उसके बाद लिखा मैंने रिजल्ट कॉलन फॉरवर्ड स्लैश स्मॉल ब्रैकेट टोटल स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और सी की वैल्यू मैंने बता दिया यहाँ पर 50। दैट्स इट। और उसके बाद मैं बाहर आ गया। यानी रिजल्ट की जिम्मेदारी ये है कि जो टोटल फंक्शन है ना, उस टोटल फंक्शन की जो भी वैल्यू सी की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आती है वो तुम यहाँ पर प्रिंट कर दो। इसी तरह से मैं एक और लाइन प्रिंट करता हूँ इसी को ही कॉपी करके, और अब मैं सी की वैल्यू यहाँ पर 50 के बजाय 60 लिख देता हूँ। दैट्स इट। उसके बाद मैं फंक्शन से और अपनी क्लास से भी बाहर आ जाता हूँ। तो अगर आप बगौर देखें तो इस क्लास कैलकुलेट की जिम्मेदारी ये है कि ये ए और बी की वैल्यू को प्लस करेगी। प्लस करने के बाद अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सी जो मुझे ए और बी के सम से सब्ट्रैक्ट करना है उसके मल्टीपल 2 टाइम रिजल्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। लेट्स सी। तो मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और इंस्टेंस के लिए मैंने इसका नाम रखा सी, और सी रखने के बाद मैंने अपने क्लास के नाम को कॉल किया। 2 वैल्यूज़ मुझे बतानी होगी, ठीक है, एक ए की और इसी तरह से एक बी की। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ बता दी। उसके बाद मैंने कॉल किया सी से अपने वेरिएबल रिज़ल्ट को, ठीक है। तो मैंने सी से रिज़ल्ट को कॉल किया क्योंकि ये एक फंक्शन है, उस बेस पे मैंने प्रोग्राम को रन किया। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग टोटल के साथ, यहाँ पर कुछ मसला है। स्ट्रिंग इंडिकेट कैन ओनली इनसाइड द स्ट्रिंग लिटरल। ओके, क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज नहीं किया हुआ है, दैट इज अ मिसिंग। ठीक है, वो हमने क्लियर किया। और इसी तरह सी की वैल्यू हमें पैरामीटर डबल सी लिखना है क्योंकि टोटल में जो पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है वो डबल सी हो रहा है, और हमने इसको भी रेक्टिफाई किया। और इसके बेस पर आप देख रहे हो कि 2 टाइम हमारा रिजल्ट यहाँ पर अपेयर हो गया। मज़ीद अगर मैं इसे क्लियर करूँ तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 रखता हूँ और यहाँ पर इस डबल सी की वैल्यू 5 और 6 कर देता हूँ ताकि हमें समझना आसान हो। तो 50 और 60, ठीक है, 110 हुआ। और उस 110 वैल्यू से आप एक दफ़ा देख रहे हो, एक दफ़ा 5 माइनस हुआ तो 110 क्या हो गया, 105 हो गया, और एक दफ़ा 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 104 हो गया। इसी रिस्पेक्ट से अगर आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि टोटल की जिम्मेदारी रिटर्न बेस क्या है, तो क्योंकि ये वैल्यू को सिर्फ रिटर्न कर रहा है, लिहाजा इसे देखने के लिए मुझे प्रिंट फंक्शन के अंदर इसे इनक्लोज करना होगा। तो मैंने प्रिंट के अंदर लिखा सी डॉट टोटल, और इसकी वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिखनी होगी डबल सी कॉलन 20, और इस बेस पर मैं सिर्फ और सिर्फ रिटर्न वैल्यू दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू क्या है, आई 90। क्यों? क्योंकि 110 में से जब आपने 20 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 90 हो गया, और इसी मेथड को मैं दूसरे मेथड के अंदर ऑलरेडी ही कॉल कर ही चुका था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको दिखा दिया। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी।
कि हमारे पास जो स्विफ्ट का कॉन्सेप्ट है उसमें क्लास क्या चीज़ है, इंस्टेंस से क्या मुराद है, कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि 3 एग्जांपल्स देखी हमने, जिसमें फर्स्ट हमने टेम्परेचर की एग्जांपल्स को क्लास में कंसीडर करके देखा, ग्लोबल वेरिएबल्स का हमने काम करके देखा, सेकंड एग्जांपल में हमने एम्प्लॉय को कंसीडर किया, और थर्ड में हमने कैलकुलेट 2 वैल्यूज़ को करके देखी, जिसके बेस पर हमें ये क्लियरली बात समझ में आई कि स्विफ्ट में क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम इन चीज़ों को डिफाइन करके प्रोफेशनली इन फ्यूचर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। ये तमाम कोड जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया वो मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पर आपको मिल जाएगा। विथ ईज़ आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। अब मैं इसी कोड को अपने ऑनलाइन ऑफलाइन आईडी पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने पूरे कोड को यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैं एक्स कोड से अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, और रन करने के बाद हम अपने कंसोल स्क्रीन के आउटपुट पे देखेंगे एज़ यूजुअल बिल्कुल वही आउटपुट हमारे पास आ रहा है जो हमारे ऑनलाइन आईडी पे आ रही थी। तो अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की चीज़ें विथ ईज़ आसानी के साथ आप सीख सकें। थैंक यू।